हेलो एवरीवन, बेटा आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में हेल्थ क्या होती है और हेल्थ का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, डिफरेंट टाइप की डिजीज, उनके जो पैथोजन, उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लेक्चर नंबर 2 में जैसा मैंने कहा था कि भाई हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हेल्थ और लेक्चर नंबर 2 के अंदर क्या है बेटा, इम्यूनिटी। तो चलो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। अब बेटा इम्यूनिटी क्या होती है, तो देखो, एक होस्ट है, ठीक है, होस्ट यानी कि मान लो मैं हूं। अब कोई ऑर्गेनिज्म है, उसने मेरे ऊपर हमला किया, जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसने मेरे ऊपर क्या किया, हमला किया। अब बेटा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मेरे ऊपर हमला करेगा तो क्या करने की कोशिश करेगा, डिजीज। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही वो मेरी बॉडी पे आया या फिर मेरी बॉडी में एंटर गया, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गया और मेरे इम्यून सिस्टम ने बस उसको कंफर्म किया कि ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये बाहर का है। ठीक है, अब जैसे ही ये काम स्टार्ट हुआ तो मेरी बॉडी ने उससे फाइट करना स्टार्ट कर दिया और फिर उसको वो मार मूर के भगा देगा। तो सिंपल चीज़ है क्या कि भाई एक होस्ट है, उसके ऊपर एक पैथोजन ने क्या किया, हमला किया। तो उस पैथोजन को उसके इम्यून सिस्टम ने क्या किया, कंफर्म किया। और जैसे इम्यून सिस्टम ने कंफर्म किया तो उसकी बॉडी ने उस पैथोजन के खिलाफ क्या कर दिया भाई, लड़ाई स्टार्ट कर दी और फिर उसको मार पीट के भगा दिया। अब देखो, जिसका इम्यून सिस्टम जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो उसको जितना जल्दी भगा देगा, और जिसका जितना वीक होगा वो उसको नहीं भगा पाएगा। और अगर वो रह गया तो फिर क्या कॉज करेगा, डिजीज। और जिसने उसको मार डाला तो भाई उसको डिजीज नहीं होगी। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द host to fight the disease causing conferred by immune system। और बेटा इसी को हम कहते हैं क्या, इम्यूनिटी। क्लियर इतना, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो भाई किसने कंफर्म किया, उसके इम्यून सिस्टम ने। उसी को हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। और जिसकी इम्यूनिटी जितनी ज्यादा बढ़िया भाई वो उतना ज्यादा हेल्दी रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलो, ये जो इम्यूनिटी है हमारे पास दो टाइप की है। ठीक है, इम्यूनिटी कितने टाइप की है हमारे पास, दो टाइप की। तो सबसे पहली तो वो जो हमारे पास बर्थ से है, ठीक है, यानी कि भाई जब हमारा बर्थ हुआ तब से हमारे पास वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी। और बेटा दूसरी वो जो बर्थ के बाद हमने एक्वायर की। ठीक है, दूसरी क्या, जो बर्थ के बाद हमने एक्वायर की है, तो उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड। क्लियर इतना, एक तो क्या हो गया इन्नेट और दूसरा क्या हो गया बेटा, एक्वायर्ड। इन्नेट कब से प्रेजेंट है, बर्थ से, फ्रॉम बर्थ। एक्वायर्ड कब आई, आफ्टर बर्थ। फिर बात करूं मैं इन्नेट की, तो भाई इन्नेट होती है नॉन स्पेसिफिक। बेटा नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, चाहे कोई सा भी पैथोजन आए, जैसे अभी अपन ने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था डिफरेंट टाइप के पैथोजन। तो इन्नेट का मतलब क्या है कि भाई कोई सा भी पैथोजन आए, इन्नेट क्या करेगा, सबको एक तरह से ट्रीट करेगा, यानी क्या है, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, अगर बैक्टीरिया आया तो उसको भी वैसे ही ट्रीट करेगा, वायरल इंफेक्शन हुआ उसको भी वैसे ही ट्रीट करेगा। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक। और एक्टिव होता है भाई स्पेसिफिक। एक्टिव कैसा होता है, स्पेसिफिक। यानी कि डिफरेंट टाइप के डिजीज के लिए, या फिर मैं कहूँ डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए इसका जो एक्शन है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। फिर नेक्स्ट चलो, कि भाई जो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है, बेटा इसके हमारे पास चार टाइप है। या फिर कह दो कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है बेसिकली बैरियर टाइप है, और हमारे पास यहाँ पे चार बैरियर है, फोर टाइप ऑफ बैरियर। अब बेटा बैरियर मतलब क्या, जैसे मानो कोई गेट है किसी को आने जाने से रोकने वाला, तो वही क्या है, बैरियर। अब हमारी बॉडी पे सबसे बड़ा बैरियर क्या है, हमारी बॉडी पे सबसे बड़ा बैरियर जो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है वो क्या है, स्किन। ठीक है, तो बेटा सबसे पहला है हमारे पास क्या, फिजिकल बैरियर, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। फिर दूसरा है हमारे पास फिजियोलॉजिकल।
फिर थर्ड है हमारे पास यहाँ पर सेलुलर, और फोर्थ हो जाएगा साइटोकाइन। ठीक है, अभी एक एक को देखेंगे अपन ढंग से। तो इतना क्लियर हो गया, इननेट इम्यूनिटी कब से है भाई? बर्थ के बाद से। और ये कब आई? सर इननेट इम्यूनिटी कब से? बर्थ से। और ये एक्वायर्ड कब से आई है? बर्थ के बाद। ये कौन सी है? नॉन स्पेसिफिक, यानी कि सबको एक तरह से ट्रीट करेगा। ये कैसा है? स्पेसिफिक। यहाँ पर हम बैरियर की बात करेंगे तो भाई कितने टाइप के बैरियर हो गए? 4। फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। क्लियर है इतना? अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पे देखते हैं सबसे पहले फिजिकल बैरियर। सबसे पहला हमारे पास कौन? फिजिकल बैरियर। अब बेटा देखो, फिजिकल बैरियर मैंने कहा हमारी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट है। कौन? स्किन। ठीक है, कौन है वो है स्किन। और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर इतना? अब देखो बेटा, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, हमारी बॉडी की जो डिफरेंट ट्रैक्ट्स है वहां पर प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी है, वो हमारे नोज से एंटर कर गया, तो वहां पर भी कौन प्रेजेंट है? म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको ट्रैप कर लेगी। हमारा इंटेस्टाइन है, वहां पर भी प्रेजेंट है, यानी कि बेसिकली हमारी गट में प्रेजेंट है। तो यहाँ लिख देंगे म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ है भाई? एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, और उसके साथ साथ यूरिनोजेनाइटल। देखो बात ऐसी है कि भाई हमारी पूरी पूरी बॉडी पे स्किन तो प्रेजेंट है, पर कुछ ऐसी ओपनिंग्स हैं, जैसे नोज हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, ईयर्स हो गए, और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट्स हो गए। तो यहाँ पर ओपनिंग होना जरूरी है, कि मान लो अगर ओपनिंग नहीं होगी तो खाओगे कहाँ से? ठीक है, और जो खाया है फिर उसको, समझ गए ना? भाई ओपनिंग होना भी जरूरी है, और उन ओपनिंग के लिए फिर कौन सा मैकेनिज्म आ गया? दूसरा, म्यूकस वाला। और भी बहुत सारे होते हैं, पर अभी बस इतना याद रखो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजिकल। नेक्स्ट कौन है बेटा? फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब देखो, फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या है? ये बेसिकली सिक्रीशंस है, जैसे कि सलाइवा हो गया, आंखों से टीयर्स हो गए, और फिर HCl कहाँ प्रेजेंट है? हमारे स्टमक में। तो ये बेसिकली क्या है? सिक्रीशंस है। सलाइवा, टीयर्स और HCl। ठीक है, ये तीनों है, सलाइवा, टीयर्स और HCl। अब बेटा बात ऐसी, ये क्या करते हैं? ये प्रिवेंट करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ। और जो हमारे पास सलाइवा और टीयर्स है ना, इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? इनके अंदर प्रेजेंट लाइजो एंजाइम। ठीक है, लाइजोजाइम। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? लाइजोजाइम, जो कैसा होता है? एंटी बैक्टीरियल। क्लियर है? एंटी बैक्टीरियल यानी किसको किल करेगा? ये बैक्टीरिया को किल करेगा। क्लियर हो गया फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिर नेक्स्ट आगे चलो। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर सेलुलर बैरियर। बेटा जो सेलुलर बैरियर है ना, यहाँ पे बेसिकली जो WBC है, हमें वो पढ़ने। WBC क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है WBC। और ये क्या करते हैं? फेगोसाइट करते हैं डेड माइक्रोब्स को। बेसिकली फेगोसाइट मतलब क्या होता है? खाना। और भाई किसको खाएंगे? माइक्रोब्स को। तो फेगोसाइट एंड डिस्ट्रॉय। ठीक है बेटा, ये क्या कर रहे हैं? एक तो माइक्रोब्स को खा रहे हैं, और दूसरा उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर नेक्स्ट हम बात करें, ये जो हमारे पास WBC है, ये बॉडी में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास, एक तो ये ब्लड में प्रेजेंट है, और दूसरा टिश्यू में। देखो एज इट इज NCERT का करा रहा हूँ मैं, इसमें कुछ भी डिफरेंट चीजें नहीं जोड़ रहा है, यानी कि थोड़ी हायर लेवल वाली, पूरा एकदम NCERT। तो एक तो कहाँ प्रेजेंट है? ब्लड में, और दूसरा कहाँ पे बेटा? टिश्यू में। क्लियर है इतना? अब देखो, ब्लड में आपको 3 नाम याद रखने, टिश्यू में सिर्फ एक दिया हुआ है। तो ब्लड में देखो, सबसे पहला है आपके पास PMNL। ठीक है, क्या है?
PMNL कह लो। अब इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूको ठीक है। तो PMNL की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट। ठीक है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। और इसका एक और नाम होता है बेटा न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स। नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मोनोसाइट। मोनोसाइट। और तीसरा है हमारे पास नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये तीनों की तीनों कहाँ प्रेजेंट है? तीनों है प्रेजेंट ब्लड के अंदर। और बेटा नेचुरल किलर सेल्स है ना, इनको हम एक और नाम दे देते हैं एनके सेल। एनके सेल्स। और ये किसे किल करते हैं भाई? ये वर्क करते हैं अगेंस्ट कैंसर एंड वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, तो जितने भी हमारी बॉडी के अंदर कैंसर या वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उनको कौन किल करने का काम करता है? यही एनके सेल, नेचुरल किलर सेल। कहाँ प्रेजेंट है? हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट में बात करूं इधर टिश्यू में, तो बेटा टिश्यू में प्रेजेंट है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज। और ये सबके सब क्या है? ये सबके सब WBC है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स। चलो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड होगा हमारे पास यहाँ पे साइटोकाइंस। बेटा देखो साइटोकाइंस का सिंपल सा फंडा है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंटरफेरोन। यानी कि इनका जो पूरा वर्क है इंटरफेरोन के ऊपर चल रहा है। इंटरफेरोन बेसिकली मान लो एक मैसेज है। ठीक है, ये मैंने एक मैसेज मेरे दूसरे दोस्त को दिया कि भाई मैं बर्बाद हो गया हूँ, कोई तेरे को बर्बाद करने आ रहा है, तू बच के रहना। तो मैंने जो इसे मैसेज दिया ना, यही क्या है? इंटरफेरोन। समझे? मैं हूं और मेरे को किसी ने बर्बाद कर दिया। ठीक है, एज्यूम करते हैं मेरे को किसी ने बर्बाद कर दिया। अब वो इंसान मेरे दोस्त को बर्बाद करने जा रहा है, तो मैंने मेरे दोस्त को क्या दे दिया? एक मैसेज दे दिया कि भाई तू बच के रहे, कुछ ऐसा कर जिससे ये तेरे को बर्बाद ना कर सके। तो जो मैसेज मैंने उसे दिया ना, उसे ही हम कहते हैं इंटरफेरोन। ठीक है, तो यहाँ पर भाई किसका रोल है? यहाँ पर रोल है इंटरफेरोन का। क्लियर है? फिर नेक्स्ट चीज देखो, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं अपन एक, कि मेरे पास ये एक सेल है। और इसके ऊपर ये आया कौन? ये मान लो वायरस है। ठीक है, इसके ऊपर कौन आया? ये वायरस। और इधर सेल का था ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा अब ये जो वायरस इस सेल के ऊपर आ चुका है, इसने सेल को इन्फेक्ट कर दिया है, तो हम कहेंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल। ये क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल है। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल क्या करता है कि भाई इसका ये पड़ोसी था जो अभी तक एकदम नॉर्मल था। ठीक है, कैसा है भाई? नॉन इन्फेक्टेड सेल है। तब क्या होगा कि भाई ये तो हो गया बर्बाद। ठीक है, ये वाला क्या हो गया है इधर? बर्बाद। दूसरे वाले को क्या करना चाहता है? सावधान। ठीक है, दूसरे वाले को क्या करेगा बेटा? ये तो दूसरे वाले को क्या करेगा बेटा? ये सावधान करेगा। तो यहां से ये रिलीज करेगा, या फिर मैं कहूँ कुछ मैसेज इसे भेजेगा, जिसे हम कहेंगे इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन इस दूसरे वाले सेल को करेंगे स्टिमुलेट। इसको ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे कि भाई तू प्रोड्यूस कर क्या? एंटीवायरल प्रोटीन्स। ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर तू? एंटी वायरल प्रोटीन्स, ताकि जो वायरल इन्फेक्शन है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जा सके, कि वो एक से दूसरे पे ना फैले, वो बस वहीं पर रुक जाए। ठीक है, जितनों को नुकसान पहुंचाया बस उतना ठीक है, अब आगे वो ज्यादा स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो इनहिबिट वायरल इन्फेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ये साइटोकाइन का जो मैकेनिज्म था हो गया कि भाई साइटोकाइन है, क्या रिलीज कर रहा है? इंटरफेरॉन। फिर इधर क्या था? वायरल इन्फेक्टेड सेल था, यानी कि वायरस से इन्फेक्टेड सेल है, उसने रिलीज किया इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या? एक मैसेज है जो उसने नन इन्फेक्टेड सेल को दिया। फिर उसने क्या प्रोड्यूस किया उधर? एंटी वायरल प्रोटीन। और उसने क्या किया भाई? इनहिबिट किया इस वायरस के फैलने को। क्लियर है इतना? तो हमारे पास यहाँ पर जो इननेट इम्यूनिटी वाला पार्ट है, ठीक है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के बैरियर्स है, वो कंप्लीट हो गए।
नेक्स्ट पे चलते हैं हम, जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कौन है हमारे पास, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब आई, आफ्टर बर्थ। ठीक है, ये कब आ रही है, ये आ रही है आफ्टर बर्थ। स्पेसिफिक है नॉन स्पेसिफिक है, अभी अपन ने देखा है कैसी है, स्पेसिफिक। क्लियर हो गया इतना। और इसके पास एक स्पेशल चीज है, यानी कि मान लो तुमसे कोई कैरेक्टर पूछ ले कि भाई इननेट और जो एक्वायर्ड है दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, तो बेटा इसमें एक मेन डिफरेंस है मेमोरी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमेशा मेमोरी सेल बनते हैं, उनको याद रहता है कि भाई जो वायरस है, कोई मान लो एक वायरस है उसने मेरे को अफेक्ट किया, अब जब दूसरी बार वो सेम वायरस मेरे को अफेक्ट करने आएगा तो मेरे पास उसके लिए मेमोरी सेल पहले से प्रेजेंट है, यानी कि मेरी बॉडी को पता है कि पिछली बार उसे कैसे हराया था, तो मेरी बॉडी उन मेमोरी सेल का यूज करके उस वायरस को वापस से मार देगी। क्लियर है। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी सेल। क्लियर बेटा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है, और वो ये मेमोरी सेल इननेट इम्यूनिटी के पास नहीं होते। ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टर हो गया। फिर नेक्स्ट चीज देखो, टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ होगा टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अब देखो मैं पूरा पैरा तो नहीं कराने वाला, पर पूरे पैरा को हम डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और जब भाई डायग्राम आता है तो लिखने में क्या जाता है। क्लियर है इतना, एकदम इजी सा है। तो टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम में हमारे पास प्रेजेंट है एक इंसान। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बना दिया भाई, एक इंसान बना लेते हैं। हम्म, अच्छा लग रहा है, ये मेरा दोस्त है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एक पैथोजन है, ये कौन है हमारे पास यहाँ पे, ये एक पैथोजन है। पैथोजन आएगी, पैथोजन कह लो एंटीजन कह लो, बेसिकली एक माइक्रोब है जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट है अभी। अब बेटा क्या हो रहा है, ये जो पैथोजन है ये एंटर करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, ये कहाँ एंटर करता है, हमारी बॉडी में। चलो ये इधर अंदर आ गया, और अगर ये हमारी बॉडी में पहली बार है, यानी कि हमारी बॉडी में पहली बार एंटर किया, हमारी बॉडी का इससे पहली बार एनकाउंटर हुआ है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट एनकाउंटर। ठीक है भाई, ये क्या है, पहला एनकाउंटर है हमारी बॉडी का। अब भाई जब पहली बार ये हमारी बॉडी में एंटर किया है, इससे हमारी बॉडी का पहला एनकाउंटर हो रहा है, तो जो हमारी बॉडी इसके लिए रेस्पॉन्स शो करेगी, हमारा इम्यून सिस्टम जो इसके लिए रेस्पॉन्स शो करेगा, उसे हम कहेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। समझ गए होंगे क्या, इसे हम कहेंगे क्या, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है भाई, पहला एनकाउंटर, और उस एनकाउंटर के लिए हमारे इम्यून सिस्टम ने एक रिस्पॉन्स शो किया, उसी को हम कहेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है उसे देखो, इधर ये एंटर कर चुका है अंदर। ठीक है, ये पैथोजन कहाँ है भाई, हमारी बॉडी के अंदर है। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे कंफर्म करेगा कि भाई हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, बाहर से आया है, तो यहाँ पर आ जाएंगे कौन, लिम्फोसाइट। कौन सा लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। और बेटा बी लिम्फोसाइट के आगे लगी रहती है ये एंटीबॉडी। ठीक है, कौन आया, बी लिम्फोसाइट, उसके आगे कौन लगी हुई है, ये एंटीबॉडी लगी हुई है। इधर लिख दो, ये कौन है, बी लिम्फोसाइट, उसके आगे कौन लगी हुई है, ये है एंटी बॉडी। अब देखो क्या होता है, जैसे बी लिम्फोसाइट इस पैथोजन से कनेक्ट करता है, ठीक है, यानी कि जैसे उससे टच करता है, तो यहाँ पर ये दो चीजों का प्रोडक्शन करता है। ठीक है बेटा, क्या होता है यहाँ पे, दो चीजों का ये प्रोडक्शन करता है। पहला है हमारे पास मेमोरी सेल, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या है, मेमोरी वाला कैरेक्टर है, तो यहाँ पर इसने एक तो मेमोरी सेल बनाया, दूसरा बनाता है प्लाज्मा सेल। ठीक है बेटा, इसमें दो चीजें बनाई गई, एक तो मेमोरी सेल, दूसरा प्लाज्मा सेल। अब देखो प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये आगे फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है, इसने किसका फॉर्मेशन किया बेटा, एंटीबॉडी का।
अब देखो यहाँ पर दो टाइप की एंटीबॉडी बनाता है, एक तो है आपके पास आईजीएम और दूसरा है आपके पास आईजीजी। ठीक है, यानी कि दो टाइप की क्या एंटीबॉडी बनी है, और यहाँ पर जो आईजीएम है उसका नंबर ज्यादा रहता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब एंटीबॉडी बनी है, ये जाएगी उस पैथोजन को किल कर देगी, और मेमोरी सेल ने भाई इंफॉर्मेशन रख ली है कि दूसरी बार जब ये आएगा तो हमें ये वाली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करना है। तो एक बार वापिस देखो, पैथोजन बॉडी के बाहर बॉडी में एंटर किया, पहला एनकाउंटर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होगा। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है कि भाई जैसे ही बॉडी में गया तो इससे कौन मिला, बी लिम्फोसाइट। याद रखना प्राइमरी में कौन आता है, बी लिम्फोसाइट। इससे अटैच होता है, अटैच होते ही दो चीजें बनाते हैं, एक तो मेमोरी सेल और दूसरा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता है भाई, प्लाज्मा सेल बनाता है एंटीबॉडीज। कौन सी, आईजीएम और आईजीजी। थोड़ा एक्स्ट्रा, ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं था। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, आईजीएम बनाया और आईजीजी बनाया। ठीक है, आईजीएम का नंबर देखो ज्यादा है आईजीजी से। तो ये सारी चीजें हो रही है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर। फिर नेक्स्ट चीज है कि भाई अभी तो इसको मार डाला, पर जब दूसरी बारी वापिस आया, ठीक है, जब दूसरी बारी क्या हुआ, वापिस आया, देखो ये सेम टाइप का पैथोजन वापस आना चाहिए। अगर सेम टाइप का पैथोजन वापस नहीं आया तो उसे भी हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है, देखो क्या हो रहा है अब यहाँ पे, ये हमारे पास सेम पैथोजन वापस आया। ठीक है, कौन भाई, सेम पैथोजन वापस आया। अब बेटा जब सेम पैथोजन वापस आया और ये बॉडी से करेगा एनकाउंटर, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकंड एनकाउंटर। ठीक है, इसे हम क्या कहने वाले हैं, सेकंड एनकाउंटर। और बेटा सेकंड एनकाउंटर हो तो इम्यून रिस्पॉन्स भी कैसा होगा, सेकेंडरी। ठीक है, यहां पर इम्यून रिस्पॉन्स भी कैसा होगा, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, यहां पर कौन सा रेस्पॉन्स है भाई, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब देखो ये एंटर कर चुका है बॉडी के अंदर। यहाँ पे डिफरेंस भी देखना तुम लोग, कि ये पैथोजन आ गया है। अब जब सेकंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ना, तो भाई बी लिम्फोसाइट यहाँ पर नहीं आते, यहाँ पर आता है वो मेमोरी सेल जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में बना था। ठीक है, यहाँ पर कौन आता है, ये मेमोरी सेल। तो लो ये मेमोरी सेल यहाँ पर आ गया, और जब बेड़ा मेमोरी सेल इसके कांटेक्ट में आएगा तो मेमोरी सेल यहाँ पर क्या बनाएगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आईजीजी बहुत ज्यादा बनाएगा आईजीएम के कंपैरिजन में। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जितना डिफरेंस हो सकता है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर भाई फंक्शन कर रहा है, फर्स्ट एनकाउंटर सेकंड एनकाउंटर सारा का सारा हमारे इस एक डायग्राम के अंदर कंप्लीट हो गया है। बस इस डायग्राम को ढंग से समझ लो। ठीक है, प्राइमरी वाला तो समझ में आ गया होगा, सेकेंडरी में बता दूं वापस तुम्हें कि यहाँ पर पैथोजन, सेम पैथोजन, ठीक है, कोई दूसरा नहीं, सेम पैथोजन दूसरी बार एनकाउंटर किया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद जैसे पैथोजन अंदर एंटर किया तो भाई यहाँ पर अब बी लिम्फोसाइट नहीं आएगा। ये जब पहले आया था तो हमने मेमोरी सेल बना लिए थे, मेमोरी सेल आएंगे, इससे लड़ेंगे, लड़के एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। कौन सी, वही आईजीजी और आईजीएम। पर सेकंड वाले केस में आईजीजी का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है आईजीएम से। इतना याद रखना कि भाई प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सी एंटीबॉडी ज्यादा होती है, आईजीएम। सेकेंडरी में आईजीजी बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में बस इतना डिफरेंस है। दोनों के बीच में एक आपको टेबल भी बना के बता देता हूँ। ठीक है, टेबल बना लेते हैं अपन। तो बेटा देखो, अगर मैं प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी में क्या हो रहा है, फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट एनकाउंटर। यहां पर क्या होगा हमारे पास, सेकंड एनकाउंटर। इधर की साइड पे भाई जब पहली बार कोई पैथोजन आया तो हमारी बॉडी उससे पूरी ताकत से नहीं लड़ सकती, यानी कि पूरी इंटेंसिटी से नहीं लड़ सकती, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको धीरे धीरे मारा जाएगा और फिर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी मेमोरी सेल के पास। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो एनकाउंटर हो रहा है कैसा है, लो इंटेंसिटी का है। लो इंटेंसिटी यानी कि लड़ाई कैसे चल रही है भाई, धीरे धीरे। पर वहीं जब वो दूसरी बार आएगा हमारे पास यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, कैसे उसे बर्बाद करना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कैसा है भाई, हाई इंटेंसिटी।
फिर नेक्स्ट चीज देखो, सॉरी, फिर नेक्स्ट है भाई एंटीबॉडी कौन कौन सी इन्वॉल्व है, या फिर एक मिनट रुको, यहाँ पर इन्वॉल्व है लिम्फोसाइट। और बेटा कौन से लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट। इधर की साइड पे कौन इन्वॉल्व इन्वॉल्व था, यहाँ पर था हमारे पास मेमोरी सेल। फिर नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पर जो एंटीबॉडी बनी थी कौन, आईजीएम, ज्यादा थी किससे, आईजीजी से। पर इधर दूसरे केस में इसका उल्टा हो गया, बहुत ज्यादा उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया कि जो आईजीजी था उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है आईजीएम से। क्लियर है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले यहाँ पर जो टॉपिक है उसका नाम है एंटीबॉडी। अभी हमने देखा कि बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे कौन जुड़ा हुआ था, एंटीबॉडी। तो देखो एक चीज तो थी कि जैसे सेल होता है, सेल के बाहरी बाहर कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी था उसका एक एंड किस पे था, सेल मेम्ब्रेन पे, और एक एंड किधर था भाई, पैथोजन से जुड़ा हुआ। समझ रहे हो, वाई शेप का था, ठीक है। और एक एंड किधर है उसका, सेल मेम्ब्रेन पे, और दूसरा किधर है भाई, पैथोजन पे। तो हमें वही एंटीबॉडी का यहाँ पर डायग्राम बनाना है, उस पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी यहाँ पे साथ के साथ देखने वाले हैं। चलो आगे। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। तो बेटा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाई शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है बस उसका शेप, वाई शेप, और उसके अंदर चार पेप्टाइड की चेन होती है। कितनी चेन होती है, चार चेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है भाई, फोर पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फोर पेप्टाइड चेन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब बात ऐसी है कि भाई चार चेन है, तो इन चार में से दो तो होती है हैवी और दो होती है क्या, लाइट। इस पे क्वेश्चन है कि भाई H2 और L2 से आप क्या समझते हैं, ठीक है, व्हाट इज H2 एंड L2। तो एंटीबॉडी के अंदर कितनी चेन, चार, और उनमें से दो क्या है हैवी और दो क्या है लाइट, उसी को हम कहते हैं H2 और L2। समझ गए, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। चलो बना लेते हैं इसे। ठीक है, कुछ ऐसा शेप है इसका, और इधर की साइड में मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस सेल की, ठीक है, जिसके ऊपर ये अटैच है। यहाँ पर अब हम लिखते हैं कि भाई इस वाले साइड को हम कहते हैं एन टर्मिनस, ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, एन टर्मिनस, जिस पे कौन आके अटैच होता है, पैथोजन। इधर वाले साइड को हम कहेंगे सी टर्मिनस। और बेटा सी टर्मिनस किस पे अटैच होता है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्लियर हो गया, पहले इतनी सी चीज याद रखना, ऊपर वाला टर्मिनस कौन, एन टर्मिनस, नीचे वाला कौन, सी। सी किस पे अटैच है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी लिम्फोसाइट। बस अभी के लिए इतना, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज क्या है कि भाई यहाँ पर चार चेन है, ठीक है, देख लो, यहाँ पर एक, दो, फिर इधर कौन आ गया भाई, इधर तीन, और इधर ये चार, चार चेन हो गई हमारे पास। इनमें से दो तो है लाइट, तो जो बाहर वाली चेन है ये क्या है भाई, ये लाइट है, और ये भी कैसी चेन है, ये भी लाइट चेन है। और जो बीच में दोनों प्रेजेंट है ये कैसी है, हैवी चेन है। ये दोनों कैसी है बेटा, हैवी चेन, ठीक है, दोनों की दोनों कैसी है, हैवी चेन है। क्लियर हो गया इतना। फिर नेक्स्ट चीज देखो, ये जो हमारे पास लाइट और हैवी चेन है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी होती है, इनके बीच में बॉन्ड्स होते हैं। किसके बॉन्ड होते हैं, सल्फाइड के बॉन्ड, जिन्हें हम कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो अब बॉन्ड बना देता हूं मैं यहाँ पे। चलो इतना क्लियर है।
बेटा यहाँ पे देखो, ये मैंने बॉन्ड्स बनाया ना, ठीक है, इतने क्लियर है। तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पर ये है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और इनका जो टोटल नंबर होता है वो है 16, ठीक है, यानी कि टोटल 16 बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और ये नंबर वाले क्वेश्चन आते नहीं है बोर्ड में, ठीक है, ये थोड़ा नीट वाला है। पर बस इतना याद रखना कि कौन से बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने हैं, 16। और यहाँ पर मेरे पास ये है हैवी चेन, जो कितने हैं भाई, इसको हम कह देंगे H2, क्योंकि कितनी है, 2। ये है मेरे पास लाइट चेन, जो क्या है भाई, L2। और H2 प्लस L2 को हम कह देंगे H2L2। क्लियर हो गया इतना? तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई H2L2 क्या है, तो उसको बस इतना बताना है कि एंटीबॉडी के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जिनमें से 2 हैवी है और 2 लाइट है। क्लियर इतना? और ये सब की सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, किससे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। कितने होते हैं, 16। एन टर्मिनस पे कौन आकर जुड़ता है, पैथोजन। सी टर्मिनस पे कौन आकर जुड़ता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन पे जाके जुड़ता है, किसकी, बी लिम्फोसाइट की। क्लियर है? और ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारे पास एंटीबॉडी का, इसमें जो चेन है उसी को हम H2 और L2 कह रहे हैं। H मतलब हैवी, L मतलब लाइट। क्लियर है? अब बेटा बात ऐसी है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ठीक है, क्या है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स है और इनके जो फंक्शंस है डिफरेंट टॉपिक्स में दिए हुए हैं, ठीक है। मैं सारे यहाँ पर एक साथ नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे नाम लिख के छोड़ रहा हूँ इन्हें। पहला है हमारे पास IgG, दूसरा हमारे पास IgA, तीसरा है IgM, और नेक्स्ट है IgD और IgE। बेटा इनमें से देखो 5 एंटीबॉडी है, इसमें से हमने एक पहले पढ़ रखी है, कौन, IgA। चैप्टर नंबर 2 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वहां पर एक टॉपिक था क्या, कोलेस्ट्रॉम। लास्ट वाला लैक्टेशनल अमोनिया के अंदर दिया हुआ था क्या, कोलेस्ट्रॉम। बेटा कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, मदर्स फर्स्ट मिल्क, उसके अंदर प्रेजेंट होती है ये IgA, ठीक है, प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉम, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, मदर्स फर्स्ट मिल्क, और उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, IgA। और एक और याद रख लो, IgE बेटा ये एलर्जी, ये एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, यानी कि IG कब बनेगी, एलर्जी के टाइम पे। और जो IgG है, जो फर्स्ट वाली है, इसको हमने देख लिया कब बन रही है भाई, प्राइमरी में रिस्पॉन्स भी बन रही है और सेकेंडरी के अंदर भी बन रही है। और IgM को भी देख लिया, वो भी इन दोनों में बन रहा है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। अब देखो हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, 2 टाइप की है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने टाइप की, 2 टाइप की। एक तो वो जिसे बी लिम्फोसाइट डील कर रहा है, ठीक है, एक वो जिसे कौन देख रहा है, बी लिम्फोसाइट देख रहा है, और दूसरी वो जिसे टी लिम्फोसाइट देख रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे बेसिकली हमारी एनसीईआरटी के अंदर ना इनके डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, कि भाई बी लिम्फोसाइट मीडिएट को ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, और टी लिम्फोसाइट को ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, तो डिफरेंट नाम है और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारे पास बी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी जिसे कौन देख रहा है भाई, बी लिम्फोसाइट देख रहा है। और दूसरी साइड पे हमारे पास टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ये 2 टाइप की क्या हो गई हमारे पास, इम्यूनिटी हो गई। फिर नेक्स्ट चीज देखो, ये जो बी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी है हमारे ब्लड में प्रेजेंट, यानी कि हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट, हम कह देंगे इसको ह्यूमरल। ह्यूमरल क्या होता है भाई, फ्लूइड, ठीक है, बॉडी फ्लूइड। तो ये क्या है, ह्यूमरल इम्यूनिटी, बेसिकली किसकी बात कर रहा है, ब्लड की। और यहाँ पर भाई एंटीबॉडीज भी, तो हम इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड भी कह देते हैं, एंटी बॉडी मीडिएटेड। तो देखो एक के 3 नाम हो गए, बी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी का है, चाहे वो आपसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहे, चाहे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहे, सबका मतलब क्या है भाई, एक ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज पे आओ, नेक्स्ट हमारे पास है टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब बेटा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि टी लिम्फोसाइड मीडिएटेड इम्यूनिटी को और क्या कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या फिर CMI, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर बेटा नेक्स्ट चीज है कि इसका फंक्शन, तो जब भी हम टिश्यू ग्राफ्टिंग करते हैं या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो उस टाइम पे ये इम्यूनिटी जो है इसका रोल है, ठीक है, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टिश्यू ग्राफ्टिंग और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। अब बेटा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहला तो टिश्यू ग्राफ्टिंग, यानी कि मान लो कोई स्किन वगैरह है किसी की जल गई हाथ की, तो वहां पे हमने पैर की स्किन निकाल के लगा दी, तो क्या हो रहा है, टिश्यू ग्राफ्टिंग ही हो रही है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहा है, उसमें भी इस इम्यूनिटी का रोल है। अब बात ऐसी है कि भाई जब भी हम, चाहे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप मैच हो गया, ऑर्गन वगैरह मैच हो गए, हम उसको लगा रहे हैं, तो उस टाइम पे भी भाई बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि हमारी बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे, तो हम क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कि कॉर्टिजोल हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम, इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, तो उससे इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, हम ऑर्गन वगैरह को सेट कर देते हैं। फिर कुछ टाइम बाद जब इम्यूनिटी भाई ठीक होने लगती है तो उस ऑर्गन को भी एक्सेप्ट कर लिया जाता है और हमारी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। देखो सबके बीच में हम डिफरेंस करते हुए चल रहे हैं, ठीक है, डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारा सारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसमें भी हम डिफरेंस ही देखेंगे कि एक्टिव और पैसिव के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है बेटा। अब अब जैसा इसका नाम ही बता रहे क्या, एक्टिव, एक्टिव यानी कि क्या है भाई, एक्टिव यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लगेगा, ठीक है, लगेगा मतलब, एक मिनट, एक्टिव का मतलब भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एनर्जी वगैरह लग रही है, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना वो बॉटनी के अंदर कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, तो ये वो चीज़ नहीं है। एक्टिव का मतलब यहाँ पर है कि जो एंटीबॉडी है उसे कौन बना रहा है भाई, होस्ट की बॉडी बना रही है, कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, होस्ट की बॉडी के अंदर, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट, क्लियर है। अब भाई अगर होस्ट की बॉडी उस एंटीबॉडी को बना रही है तो उसको बनने में टाइम लगेगा, ठीक, क्या लगेगा, उसे टाइम लगेगा, यानी कि प्रोसेस कैसा है, स्लो है। और जब वो एक बार बन जाएगा तो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत टाइम तक रहेगा, यानी कि भाई लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपना काम करेगा। हम लिख देंगे स्लो बट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है बेटा, ये कैसा है, ये स्लो है पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये अपना काम करेगा। और इसके अंदर जो मेमोरी सेल है वो भी इन्वॉल्व है, क्योंकि भाई हमारी बॉडी ने बनाया है ना, जब भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है तो हमने देखा था उसके साथ साथ क्या बनाती है, मेमोरी सेल बनाती है, यहाँ पर मेमोरी सेल भी बने हैं। तो एक्टिव के अंदर ये सारे पॉइंट हो गए कि एक पहली चीज तो क्या, होस्ट की बॉडी के अंदर बनेगा, धीरे धीरे बनेगा पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपना इफेक्ट शो करेगा, और लास्ट चीज के मेमोरी सेल भी बनेंगे। वहीं मैं बात करूं पैसिव की, तो बेटा देखो पैसिव में क्या हो रहा है कि प्री प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज दी जा रही है, यानी कि पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज जो है होस्ट को दी जा रही है। अब कौन से केस में दी जा सकती है, कि मानो किसी को सांप ने काट लिया, ठीक है, अब उसकी बॉडी को चाहिए भाई क्या, एंटीबॉडीज। अब ऐसा तो है नहीं कि सांप ने काट लिया तो हम इंतजार करेंगे भाई इसकी बॉडी से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करें, फिर खुद उनसे लड़ ले, फिर ये बच जाए, जब तक तो इंसान खत्म। तो हम क्या करते हैं, पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज इंसान को दे देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो जहर है उसका असर खत्म हो जाए, क्लियर है इतना। यहाँ लिख देंगे क्या, रेडीमेड एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रोवाइडेड टू होस्ट। अब बेटा पहले से बनी हुई है तो ये अपना काम क्या करेगी, बहुत जल्दी करेंगी, ठीक है, बहुत जल्दी अपना काम करेंगी, फास्ट होती है पर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, वो धीरे थी पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, फास्ट है तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, फास्ट बट फॉर
शॉर्ट ड्यूरेशन। फिर नेक्स्ट चीज देखो कि भाई यहाँ पर पहले से कोई मेमोरी सेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनी है, तो हम लिख देंगे मेमोरी सेल एब्सेंट। और नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देख लो। वैसे इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है कि भाई मदर का फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉम, जिसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी है, IgA, तो भाई बच्चे को पिलाई गई है ना, पहले से बनी हुई है, तो हम लिख देंगे इसका एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉम कोलेस्ट्रॉम में कौन सी एंटीबॉडी है, IgA। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई मदर से जो फीटस होता है उसके अंदर प्लेसेंटा से भी कुछ एंटीबॉडीज का मूवमेंट होता है, हम लिख देंगे सम एंटीबॉडीज मूव टू फीटस बाय प्लेसेंटा। ठीक है बेटा, प्लेसेंटा से किस में जा रही है, फीटस में मूव कर रहा है। तो पैसिव और एक्टिव के अंदर बस इतना सा डिफरेंस है कि एक तो बॉडी के अंदर बन रही है, एक बॉडी के बाहर पहले से बनी बनाई दी जा रही है, दोनों का जो वर्क है डिफरेंट है, कि भाई एक तो कुछ टाइम के लिए अपना काम करे और एक बहुत टाइम तक अपना इफेक्ट शो कर रही है, ठीक है, एक बहुत तेज है और एक बहुत स्लो है। क्लियर हो गया इतना, तो हमारे पास यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे लेक्चर नंबर 3 के अंदर, और भाई कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। तो बस एक बार इसको आप भी लिखो, रिवाइज करो, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स का डायग्राम बनाओ और एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।